अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर उमर आजम हियर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सीआरडी कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। तो हम इसको मैनुअली हैंड से नहीं करेंगे, हम इसके लिए आज स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए सीखेंगे कि हम इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारी आउटलाइंस हैं। व्हाट इज सीआरडी, व्हाई वी यूज़ सीआरडी एंड वेयर वी यूज़, लेआउट ऑफ सीआरडी, डाटा कलेक्शन एंड अरेंजमेंट, कि हमने डाटा को तरतीब कैसे देनी है और कलेक्ट कैसे करना है लेआउट से या फील्ड से, जब हमने या लैब के अंदर जहाँ पे भी लगाया है तो वहां से हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर के जरिए हम कैसे करते हैं, और लास्ट वाला जो है वो इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है हम अपने रिजल्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीआरडी? अ completely randomized design in where the treatments are assigned completely and random so that each experimental unit has the same chance of receiving any one treatment. इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट को साइन करनी है। तो वो इस तरह साइन करनी है कि हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस हो, इक्वल कंडीशंस रिसीव करने का। जैसे कि हम लैब के अंदर लगाते हैं तो किसी तरफ जो है वो शेडो इफेक्ट आ जाता है लैब का, साइड जो लगी होती हैं लाइट्स, और या कहीं पे कोई टेम्परेचर का थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कॉर्नर्स पे, या उसके अलावा और भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने इस तरह रेंडमाइज करना है अपनी ट्रीटमेंट को कि हर ट्रीटमेंट के पास इक्वल चांस हो वो वाली सारी फैसिलिटीज लेने का जो दूसरी ट्रीटमेंट के पास है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं सीआरडी को, कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। हम अगर होमोजीनियस कंडीशन हो या यूनिफॉर्म कंडीशन हो, उस ट्रीटमेंट के अलावा बाकी सारे के सारे जितने भी फैक्टर हैं वो सेम, जो जिस ट्रीटमेंट का हमने इफेक्ट चेक करना है, सपोज दैट हमने इफेक्ट चेक करना है, एक वैरायटी का चेक करना है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देखने हैं, डाइवर्सिटी देखनी है वैरायटी के अंदर, या हमने एक मेडिसिन का इफेक्ट चेक करना है किसी भी डिजीज के ऊपर, तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे फैक्टर सेम होंगे। अगर हम उस मेडिसिन के बारे में देखें तो अगर हमने मेडिसिन का डिजीज पे चेक करना है तो बाकी सारे फैक्टर, एज, जिस जिस पेशेंट्स पे चेक करना है उनकी एज सेम हो। ठीक है। उसके बाद उनकी जो है वो न्यूट्रिशन डाइट सेम हो। इस तरह के बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कोई भी इस तरह का फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके अलावा अगर वो उनके दरमियान डिफरेंस आता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट के दरमियान डिफरेंस आता है ट्रीटमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाता है। वो अनकंट्रोल्ड फैक्टर की वजह से आता है जो डिफरेंस, तो जिसकी वजह से फिर एक्सपेरिमेंटल एरर इंक्रीज होता है। ठीक है। ये लेआउट है। इसमें आप देखें कि A B C D चार ट्रीटमेंट है हमारे पास और उनको 5 बार रेप्लिकेट किया है। मैंने इसके अंदर वो कम्प्लीटली शो करवा दी है, रेप्लिकेशन 1 2 3 4 एंड 5। और आप देखें कि जो रेप्लिकेशन 1 है उसमें एक ट्रीटमेंट एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है। और इसी तरह 2 में भी। लेकिन ओवरऑल एक एक ट्रीटमेंट जो है वो 5 बार ही आएगा। पूरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट के अंदर एक ट्रीटमेंट मैक्सिमम 5 बार ही आएगा। जबकि इसका थोड़ा सा डिफरेंस है आरसीबीडी से, कि आरसीबीडी के अंदर एक्चुअली एक रेप्लिकेशन को हम एक ब्लॉक लेते हैं, तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती। तो आप ये थोड़ा लेआउट को मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि हमने सीआरडी के साथ ही आरसीबीडी का भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हमने कर लेना है। अच्छा, आगे है ये डाटा कलेक्शन। ये आपके पास लेआउट आ गया, तो उससे आपने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है। ये सबसे पहले ट्रीटमेंट A B C D इनको अरेंज कर लेना है, और एप्लीकेशन 1 में ए की वैल्यू कितनी थी, एप्लीकेशन 2 में ए की वैल्यू कितनी थी, इसी तरह एप्लीकेशन 5 तक सो ऑन। इसी तरह बी ट्रीटमेंट की भी एप्लीकेशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में जितनी जगह भी थी वो सारी की सारी लिख लेनी है। ठीक है। इसी तरह सी, फिर डी। ये करने के बाद आपने अब जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को डाटा देना है उसके लिए डाटा को अरेंज करना है। उसमें आप रेप्लिकेशन वाइज अरेंज कर लें या ट्रीटमेंट वाइज अरेंज कर लें। अगर आप रेप्लिकेशन वाइज अरेंज कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन 1 के अंदर चारों ट्रीटमेंट्स का डाटा लिख लेना है। उसके बाद रेप्लिकेशन 2 के अंदर चारों ट्रीटमेंट का लिख लेना है। फिर एप्लीकेशन 3 के अंदर चारों ट्रीटमेंट्स का लिख लेना है। इसी तरह 4 और 5 के अंदर भी चारों ट्रीटमेंट, यानी कि पहली रेप्लीकेशन के अंदर ट्रीटमेंट 1 2 3 4। इसी तरह ये रेप्लीकेशन 2 के अंदर ट्रीटमेंट 1 2 3 4। इसी तरह रेप्लीकेशन 3 के अंदर ट्रीटमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है।
तो टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। आगे जो है हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डाटा लेना है। जैसे ये डाटा मेरे पास एक्सेल की फाइल में पड़ा हुआ है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स को ओपन करना है सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। अच्छा, आप यहाँ पे ऊपर देखो कि आपके पास शो हो रहे हैं V0001, V002, V003। अगर आप चाहते हैं कि इनको अपने कॉलम्स के नाम दें, जैसे अपने कॉलम हैं आपके, तो आप डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद नीचे यहाँ पे रीनेम वेरिएबल्स आएगा, तो यहाँ पे आप न्यू नेम दे सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वाला जो था वो रेप, और सेकंड वाला जो था वो ट्रीटमेंट था, और लास्ट वाला जो था हमारा डाटा था, ये यील्ड का डाटा है सपोज अगर, तो हम इसको यील्ड कह देंगे। आप ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो हैं वो रीनेम हो गए हैं वेरिएबल्स के नेम। ठीक है। उसके बाद आपने जाना है डाटा के साथ, नेक्स्ट टैब है स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ यहाँ से डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, ये हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, एरर बार चार्ट, ये इसके डिफरेंट हैं। उसके बाद यहाँ से भी ये डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन आपने जाना है लीनियर मॉडल्स पे। अच्छा, लीनियर मॉडल्स पे देखें कि लीनियर मॉडल्स के ऊपर आप कोरिलेशन देख सकते हैं दो के दरमियान, पार्शियल कोरिलेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, लीनियर रिग्रेशन, ये सारी की सारी। आपने चूंकि सीआरडी करना है तो अनोवा बनाना है, तो सबसे पहले अनोवे पे जाना है। यहाँ से कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन हम कर रहे हैं, तो इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट वेरिएबल, एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो डिपेंड कर रहा है ट्रीटमेंट के ऊपर, तो वो यील्ड है जो डिपेंड कर रही है ट्रीटमेंट के ऊपर, और ट्रीटमेंट वेरिएबल हमारी ट्रीटमेंट है, असाइन करनी है, ओके कर देना है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर ये अनोवा बन के आ गया है। ठीक है। उसके बाद ये काई स्केयर की वैल्यू भी दे दी है उसने। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की बेस पे भी आप कर सकते हैं। ये एफ कैलकुलेटर 17.3 आ गई है, आप इसे टेबल की वैल्यू से भी कंपेयर करके बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। या पी वैल्यू से भी, अगर पी वैल्यू बड़ी है, ये कैलकुलेटेड पी वैल्यू है, सॉरी टेबुलेटेड पी वैल्यू है जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दी है, ये है कैलकुलेटेड आपकी, तो आप इससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट चारों ट्रीटमेंट के मीन भी दे दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गए हैं, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे एटलीस्ट, वापस चलते हैं स्लाइड के ऊपर, हमने कहा कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन जो है कि जिसमें एफ कैलकुलेटेड अगर एफ टेबुलेटेड से बड़ी आती है तो ट्रीटमेंट्स फैक्ट आर सिग्निफिकेंट, एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, एंड एफ अगर हमारी एफ कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड से छोटी आती है तो हम कहते हैं ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, या देयर इफ डिफरेंस आर different are so small we cannot identify them, so they are non significant। तो नॉन सिग्निफिकेंट अगर आ जाती हैं कि ये फेलर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कि हमें कोई भी इस तरह का उसके अंदर डिफरेंस नहीं मिल सका ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर पहले वाली सिचुएशन आ जाए कि जिसके अंदर ट्रीटमेंट जो है वो हमारी सिग्निफिकेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं, ये कंपैरिजन की तरफ जाते हैं कि कौन से वाली जो है वो सिग्निफिकेंट है या किन के दरमियान डिफरेंस है। ये डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन से वाली ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये आपने रिजल्ट से जब अनोवा बन गया, फिर आपने यहाँ रिजल्ट पे जाना है, यहाँ से फिर टके टेस्ट। ठीक है। ये देखें, ये इधर उसने बता दिया है कि 4 ट्रीटमेंट और 3 ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंस नॉन सिग्निफिकेंट है, और ट्रीटमेंट 4 1 से भी डिफरेंट है, ट्रीटमेंट 4 2 से भी डिफरेंट है। इसी तरह ट्रीटमेंट 3 1 से भी डिफरेंट है, 2 से भी डिफरेंट है। लेकिन ये आपस में 4 और 3 का डिफरेंस नॉन सिग्निफिकेंट है, बट 3 का 1 के साथ और 2 के साथ भी सिग्निफिकेंट है, 4 का 1 के साथ और 2 के साथ भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये 2 का 1 के साथ भी नॉन सिग्निफिकेंट है, बट 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, या 2 का 3 के साथ 2 का 4 के साथ सिग्निफिकेंट है। मतलब ये दो ग्रुप्स जो बन गए हैं, इसमें जो दोनों ए डिनोट कर रहे हैं ये आपस में नॉन सिग्निफिकेंट हैं, बट बी वाले के साथ सिग्निफिकेंट है। इसी तरह बी के भी दोनों दोनों बी आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है, ए के साथ सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो आज का ये था हमारा कुछ थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।